स्टॉक मार्केट, जिसको आप शेयर बाजार के नाम से जानते हो, शेयर मार्केट। ये हमारा टॉपिक है आज। इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस क्लास में, और आपके जो डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, कोई आइडिया? शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टॉक एक्सचेंज नहीं, जहां पर शेयर्स की, सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है। एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी का हिस्सा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सिक्योरिटीज सेल परचेज हो, उसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। ये कोई ऐसा मतलब ऐसी जगह नहीं है पार्टिकुलर कि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म wherein you can purchase shares of the company and if you want to sell them you can sell it easily, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जो है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, शेयर की मार्केट है, ये शेयर का बाजार है। शेयर को हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिस्सेदारी। अब ये किसकी हिस्सेदारी होगी? अगर मान लो मैं एक कंपनी मान लूं, कोई भी कंपनी है, मान लो रिलायंस को ही मान लो आप, ये कंपनी है, ठीक है। और अगर आप इस कंपनी के, अगर इस कंपनी को मान लो ये कंपनी है 10 लाख में, ठीक है, यहां तक समझे। कंपनी मैंने मान ली एक कंपनी है रिलायंस, उसकी नेटवर्थ वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब मान लो इसको 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए, कैपिटल कितनी, 10 लाख रुपए पूंजी की इसको आवश्यकता है। तो ये क्या कर सकता है, दो काम, या तो शेयर इशू कर देगा और या फिर लोन ले लेगा। इसको हम कहेंगे डेब्ट फाइनेंसिंग। लोन लेने को हम क्या कहते हैं, डेब्ट फाइनेंसिंग, लोन। तो जब भी कंपनी को जरूरत होती है पैसे की, पूंजी की, तो वो कैसे पूंजी लेता है, या तो वो शेयर इशू करेगा आप लोगों को, या फिर वो लोन ले लेगा, डेब्ट फाइनेंसिंग। तो मान लेता हूं मैं दोनों ही काम कर दिए, कंपनी ने 5 लाख रुपए यहां पर शेयर इशू कर दिए और 5 लाख रुपए लोन ले लिए। अगर उसने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं और मैं अगर मान लूं यहां पर 10 रुपए शेयर की वैल्यू है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो कितने शेयर इशू करेगा ये कंपनी, 50,000 शेयर इशू करेगी, ठीक है। अगर आप लोग मान लो, आप लोग अगर कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हो तो वो कौन सा बाजार कहलाएगा, प्राइमरी मार्केट। कौन सी मार्केट कहलाएगी, प्राइमरी, मतलब प्राथमिक बाजार, ठीक है गाइस। अगर आप कंपनी से डायरेक्ट शेयर ना परचेज करके आप स्टॉक एक्सचेंज से अगर परचेज करते हैं, स्टॉक शेयर मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से, तब वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर कंपनी से ना खरीद करके किससे खरीद रहे हो, किसी दूसरे से, जिसने पहले से ही कंपनी के शेयर खरीद रखे, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो कंपनी के आपके पास शेयर है, तो कंपनी को मान लेता हूं मैं प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी कुछ शेयर प्रॉफिट का भी आपको देगी। भाई आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, उसका क्या रीजन है, सिर्फ प्रॉफिट मोटो है हमारा। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। मैं मान लेता हूं कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी आपको क्या देगी, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का भी हिस्सा, जिसको हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे हम उसे, लाभांश, डिविडेंड, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है कि अगर कंपनी के शेयर आपके पास हैं तो आपको मिलेगा डिविडेंड। अगर कंपनी के शेयर नहीं है, आपने कंपनी से क्या खरीदे, बॉन्ड या डिवेंचर, डेरिवेटिव। अगर आप ये खरीदते हैं कंपनी से, तब आपको क्या मिलेगा, ब्याज, इंटरेस्ट। आपने सुना भी होगा
जब हम किसी से उधारी लेते हैं तो उसका भी कोई पर्पस होगा, उद्देश्य उधार देने का, उसको क्या चाहिए? ब्याज। समझे? अब देखो इसमें समझने की बात, शेयर आपने लिए कंपनी के, ठीक है, इस तरीके से आप कंपनी के क्या होंगे? शेयर होल्डर। आपको कंपनी और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है कि आप उसमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें कंपनी आपको वोटिंग राइट देगी। क्या देगी? कंपनी आपको वोटिंग राइट दे रही है। कब? जब कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है। मतलब आप क्या हो गए? डिसीजन मेकर। कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होंगी तो उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आप भी टेक पार्ट करेंगे, आपकी भी हिस्सेदारी रहेगी डिसीजन लेने। मगर यहाँ डेब्ट फाइनेंसिंग के केस में जब कंपनी के आपके बॉन्ड डिवेंचर इस तरीके से हैं, तब आप उसके जो है आपको वोटिंग राइट कंपनी नहीं देती है, कंपनी सिर्फ आपको क्या देती है? ब्याज। इस तरीके से आपके ऊपर रिस्क भी नहीं है, यहां पर नहीं है ही रिस्क आपके ऊपर यहां पर। क्यों? क्योंकि आपने तो भाई कंपनी को एक बार दे दिया पैसा, एक टाइम अवधि के बाद कंपनी आपको ब्याज दे देगी और आपका पैसा दे देगी, ठीक है। मगर यहां पर रिस्क बराबर है। जब आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो लॉस होगा। यहां पर आपको लॉस नहीं होगा। समझ गए? मान लो कंपनी, ये मान लेता हूं मैं, कंपनी खड्डे में गिर गई, कंपनी को नुकसान हो गया, 10 लाख की कंपनी थी, 5 लाख की रह गई और ये अब बंद कर रहे हैं अपना, ठीक है। ये कंपनी बंद हो रही है तो इस कंपनी की जो भी मतलब वैल्यू होगी उस टाइम पर, तो वो सबसे पहले जो भुगतान करेगी वो डेब्ट फाइनेंसिंग वालों को, मतलब जिसका उधार लिया है पैसा उसको पहले कंपनी देगी और फिर किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो कंपनी इस सीरीज में काम करेगी अगर कंपनी को लॉस होता है और कंपनी आउट होना चाहती है। राइट? समझ में आया इतना? अभी तक कोई डाउट? अब हम समझते हैं थोड़ी सी प्रक्रिया इसकी, सेबी की क्या होती है। आपने नाम सुना होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस सर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखा है मैंने सिर्फ, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां, एक्सचेंज का मतलब विनिमय, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय। तो ये जो है ये पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है? रेगुलेट। रेगुलेटर का मतलब होता है रेगुलेशन। कोई नियम कायदे कानून कुछ बनाने हैं, कुछ चेंज करने हैं तो वो डिसीजन कौन लेगा? सेबी। सेबी यहां पर लाइसेंस देने का भी काम करेगा कंपनियों को, ठीक है। सेबी के अंडर में ही मान लो कोई सेबी का एम्प्लॉय है तो सेबी अपनी हायरिंग वगैरह ये सब रहता है। अगर सेबी के आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। सेबी में अभी करीब 980 के आसपास एम्प्लॉय, ठीक है। और सेबी जो मुख्य कार्यकारिणी बॉडी है सेबी, इसमें 9 मेंबर्स हैं। अभी कितने हैं? 9 मेंबर्स। एक उसमें 9 के अंदर ही आ जाएगा वो चेयरमैन, एक इसमें चेयरमैन है और चेयरमैन को मिला करके टोटल कितने मेंबर है, कितने सदस्य हैं? 9। चेयरमैन सेबी का अभी कौन है? आप लोगों ने देखा होगा मधावी पुरी बुच, हिंदी में लिखेंगे तो माधवी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माधवी पुरी बुच, ठीक है। ये पहली महिला चेयरमैन है सेबी की, ध्यान देना, ठीक है। पहली महिला चेयरमैन है सेबी की। अभी इनका कार्यकाल सेट किया गया है 3 साल तक। कितना? 3 इयर्स। हालांकि एक्सटेंड करके हम इसको चाहे तो लास्ट में 5 इयर्स तक कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी बढ़ा करके एक 65 कर दी है, पहले 62 थी, अब कितनी हो गई है? 65। क्लियर ये क्वेश्चन? माधवी पुरी बुच, जो कि इनका कार्यकाल अभी 3 साल के लिए सेट किया गया और चाहे तो हम एक्सटेंड करके 5 इयर्स कर सकते हैं। इससे पहले अजय त्यागी जी थे, उनसे पहले यूके सिन्हा थे, ओके। तो अभी जो हाल फिलहाल है उनका आप याद रखो। इनकी शादी हो गई थी 21 साल की उम्र में, ठीक है। इनका एक बच्चा भी है, बस चलिए उसका नाम भी कुछ
अभिनव कुछ ऐसा है बच्चे का। अभय 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 नाम। तो यहाँ से क्वेश्चन ही पूछेगा, बताओ इसके बच्चे का क्या नाम। ठीक है, अबे चुप। हो गया ना। ये मुझे पता था, मैंने पढ़ा तो मैंने बता दिया। सेबी जो है, सेबी में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 9। और एक उसमें क्या होता है, वही 9 के अंदर ही एक चेयरमैन है। चेयरमैन अभी कौन है? मालविका बुच। सेबी के कामकाज क्या होते हैं? रेगुलेट करने का, रेगुलेशन, लाइसेंस देने का, ठीक है, ऑडिट करने का, ठीक है, पेनल्टी भी लगा सकता है अगर कोई इसको लगे कि कोई कंपनी कुछ धोखाधड़ी कर रही है तो उसको पेनल्टी वगैरह भी सेबी लगा सकता है। ओके, सेबी जब बना था, डेट थी 12 अप्रैल 1988। पूंजी थी इसकी 50 करोड़। किस किस की पूंजी थी ये? आईडीबीआई जो बैंक है, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई, इन तीनों ने पूंजी लगाई थी इसमें। और वो पूंजी कितनी थी? 50 करोड़। इसीलिए हम इन तीनों को क्या कहते हैं? प्रमोटर। ये प्रमोटर है एसबीआई के, ठीक है। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई ये भी बैंक है, आईएफसीआई इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ठीक है। समझ गए? अगर क्वेश्चन पूछे कि सेबी कब बना तो आप क्या कहेंगे? 12 अप्रैल 1988 को एस्टैब्लिश हुआ। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला, तब आप कहेंगे 1992। वैधानिक दर्जा सेबी को कब दिया गया? 1992 में, ठीक है। कोई डाउट? अभी तक जो हमने समझा है स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि अगर किसी कंपनी को अगर पूंजी चाहिए तो वो शेयर इशू कर सकती है या फिर कर्ज ले सकती है। कंपनी को हमेशा किस चीज की जरूरत रहती है? कैपिटल की। इसीलिए वो सेबी का पार्ट बन रही है, स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट बन रही है। उसका क्या चाहिए? पूंजी। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। इसीलिए हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है। आम इंडिविजुअल शेयर क्यों खरीदता है? प्रॉफिट के पर्पज से। इसमें एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर की हेल्प से हम शेयर खरीद लेते हैं। ब्रोकर को हम कह सकते हैं एक एक्सपर्ट होता है वो, उसका क्या रहेगा इसमें? कमीशन, ठीक है। ब्रोकर को क्या मिलेगा? कमीशन। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट की ये बॉडी है, कह सकते हैं सेबी, जिसके अंडर में लाइसेंस की फी रहती है और काफी अन्य फी रहती हैं। इससे इसको गवर्नमेंट को भी बेनिफिट रहेगा। समझ गए? ठीक है। कोई डाउट है अभी तक? आगे बढ़े। चलो, इसमें मुख्य रूप से 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। सर एक सेकंड, पिक वो कर लेते हैं। हाँ, एक पिक ले लो, लेना चाहिए तो आप ले लो। और ये वीडियो सर चाहिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जाने दो इसको। हाँ, इसको तो चलने दो। और काम बना। इसके अंदर हमारी 2 स्टॉक एक्सचेंज होती है मुख्य रूप से। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कभी सुना होगा आपने? यस सर, कभी पढ़ा होगा, ठीक है। BSc। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुरानी कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब बनी थी? 1875 में। 1875 में, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये काम इतना ही मुश्किल है, पढ़ाने से भी 10 गुना मुश्किल काम ये, ठीक है। करूं सर? नहीं, कोई बात नहीं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बनी थी? 1992 में। तो ये नई है या पुरानी है? नई। इसको हम कहेंगे नई, ठीक है। नई, नई मतलब न्यू। अब देखो, 2 तरह के हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसको सेंसिटिविटी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसेक्स के अंदर 30 मेजर कंपनीज हैं। 30 मेजर कंपनी,
ठीक है, मतलब बड़ी कंपनियां जो है वो 30 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। और इसके अंदर कितनी है? 50, इसीलिए इसका नाम क्या है? निफ्टी। ठीक है, ठीक है, ये इसमें 50 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां, और इसमें है 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी मतलब निफ्टी का नाम जो हमने लिया 50 से ही लिया है, ठीक है, और एन यहाँ पे शायद नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, नेशन 50 कुछ ऐसे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी होती हैं। अगर मैं कहूं सेंसेक्स ऊपर गया तो इसका मतलब क्या है? इन कंपनी का औसत आउट। अगर देखें तो क्या हो रहा है? इनको प्रॉफिट होगा तभी ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी कुछ अंक ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इनका जो कंपनी का 50 कंपनी का औसत है वो प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, ओके। इस तरीके से मान लो अगर आपकी कंपनी सेंसेक्स का पार्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें 30 कंपनी है, जिसके इंडेक्स को मैंने सेंसेक्स कहा, अगर आपकी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तो क्या हम क्लियरली कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ आपकी कंपनी को? नो, क्योंकि ये औसत है। 30 कंपनियों का औसत बढ़ा है, जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, समझ गए? औसत की बात करें। इसी तरीके से यहाँ पर 50 कंपनी का औसत है ये। अगर आपकी कंपनी निफ्टी से लिस्टेड है, अगर आपकी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, तो निफ्टी के ऊपर बढ़ने से मैं शॉर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ हो, देखना रहेगा। हो सकता है एक कंपनी को लॉस हुआ और 49 को बेनिफिट हुआ हो, ऐसा हो सकता है, एवरेज। समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर एक और स्टॉक एक्सचेंज होती है मल्टी कमोडिटी। कौन सी होती है? मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। बोलिए मत, शांति बना के रखिए। मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज में आप सेल परचेज करते हैं कमोडिटीज की, जैसे चाय, चीनी, गुड़, हल्दी, बत्ती, ये सब, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, उनकी सेल परचेज करते हैं। और कुछ हार्ड मटेरियल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनकी भी सेल परचेज आप करते हैं, ओके। मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज कब बनी थी? 2013 में, ओके। कंपनी सबसे पहले लिस्टेड कब होती हैं, कहां पर होती हैं? कंपनीज एक्ट 1956 से जो लिस्टेड होती हैं उनको हम कंपनी का दर्जा देते हैं, ठीक है। अभी ये अमेंड हो गया था कंपनी 2013 2013 हो गए, अमेंड होकर के कंपनीज एक्ट क्या हो गया? 2013, ठीक है। अब सेबी के अंदर अगर लिस्टेड है कंपनी तो ये शेयर की सेल परचेज कर सकती है, कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पर जब भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो इसको बोला जाता है कि भाई अपना फेस वैल्यू जो है आप 10 रुपीज रखें। तो ज्यादातर कंपनी जो न्यू स्टार्टअप होते हैं वो अपना जब शेयर इशू करते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू क्या रखते हैं? न्यूनतम वैल्यू उसकी 10 रुपए रखते हैं शेयर की, ठीक है। हालांकि कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनके शेयर की वैल्यू 1 रुपया 1 रुपए से भी नीचे है, ठीक है। मगर अक्सर एसबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि भाई आप अपनी फेस वैल्यू को न्यूनतम रखें, और न्यूनतम बेंचमार्क उसने 10 रुपए का दिया, ओके। मगर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं, तो वो अपना शेयर प्रीमियम वैल्यू पर इशू करती हैं। जैसे मान लो 800 रुपए का हो रिलायंस का शेयर, टाटा का शेयर, ठीक है। जो बड़ी कंपनियां हैं, ये तो आइएगा सर। मतलब मैं जस्ट बता रहा हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, जो बड़ी कंपनी है वो अपना जब शेयर इशू करेंगी तो वो फेस वैल्यू पर अब नहीं करेगी, क्योंकि उसको ज्यादा पूंजी चाहिए, ओके। अगर 10 रुपए पे अगर वो इशू करेगी तो बहुत ज्यादा निवेशक हो जाएंगे, तो उनका जोड़ तोड़ लगाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनका अकाउंट मेंटेन करना मुश्किल काम, तो इसीलिए वो उसमें प्रीमियम वैल्यू ऐड हो जाती है और फिर शेयर को इशू किया जाता है, जिससे कि उसको ज्यादा पूंजी, कम निवेशकों से ज्यादा पूंजी मिल सके। हर कंपनी यही चाहेगी कि निवेशक कम हो और
पूंजी ज्यादा हो, और ज्यादा निवेशक होंगे पूंजी कम होगी तो उतना ही अकाउंट मेंटेन करने में तकलीफ होगी, राइट। कंपनी देखो, अब इसमें यहां पर क्वेश्चन है, हमारी एक कंपनी है इन्फोसिस, जो कि नेस्डेक के साथ लिस्टेड है। नेस्डेक क्या है? अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक। तो नेस्डेक का पार्ट सबसे पहले इंडिया की कंपनी कौन सी बनी थी? इन्फोसिस। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट कौन सा बना था? कौन सी कंपनी? आईसीआईसीआई सबसे पहले। ठीक है, ये क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आप याद रख सकते हैं इनको। अब दो टर्म्स और लेता हूं मैं। पी नोट, पी नोट होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, भागीदारी नोट्स। पी नोट, पी नोट उन निवेशकों के लिए इशू किए जाते हैं जो बाहर के निवेशकों, विदेश से कोई इन्वेस्टर्स हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको हम क्या जारी कर देते हैं? पी नोट्स। अगर वो चाहे, अगर वो अपना अकाउंट डिटेल्स, अपना नाम नंबर अकाउंट्स अगर शेयर नहीं करना चाहता, तो अगर वो अपना अकाउंट डिटेल्स, नाम नंबर अगर शेयर नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर सकता है? हाँ, तब वो पी नोट्स उसको जारी किए जाते हैं सेबी की तरफ से। ठीक है। अब देखो, बाहर के जो निवेशक है, मान लो कोई सोमालिया से है, कोई चाइना से है, और वो चाहता है मेरा नाम नंबर अकाउंट्स पता ना हो, तो हम उसको एक और अपनी तरफ से एक अलग से अकाउंट देते हैं, और जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं पी नोट्स। ठीक है। इससे क्या होता है? बाहर के देशों का धन गुप्त तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट में आ जाता है। समझ गए? जिसका हवाला, जिसकी मतलब जिसके बारे में जानकारी हम किसी को भी नहीं देते, राइट। अब इसके अलावा आईडीआर, एसडीआर और जीडीआर, तीन टर्म्स होती हैं, इनको जान लो। आईडीआर होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एसडीआर होता है, सॉरी एसडीआर नहीं, आईडीआर, जीडीआर और एक मिनट, एडीआर। एडीआर वो होता है जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, आईडीआर को समझते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कोई भी नॉन इंडियन कंपनी अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट में आकर के इन्वेस्ट करना चाहेगी, तो वो क्या इशू करेगी? आईडीआर। ठीक है, आईडीआर। एडीआर नॉन अमेरिकन कंपनी अगर अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के, जैसे हमारी इन्फोसिस है, तो वो क्या इशू करेगी? एडीआर। इसी तरीके से नॉन यूरोपियन कंपनी अगर यूरोप कॉन्टिनेंट जो है यूरोप, उसके अंदर जाकर के किसी स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर इशू करती है, तो वो क्या कहलाएगा? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। समझ गए? एक क्वेश्चन को और लेते हैं हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? जिन्हें शेयर, हाँ, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कंपनी के ऑलरेडी धारक हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या कंपनी के साथ उनका पहले से अच्छा रिलेशन है, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। और इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होते, और इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होते हैं। समझ गए? डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कुछ एक केसेस में वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं अगर वो उसकी अपील करते हैं। कुछ एक प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं जिनमें उसको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, मगर अक्सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में वोटिंग राइट्स नहीं होते। एक और हम डिफरेंस लेते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है? बॉन्ड हमारे जो होते हैं, उनके अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटीज रखी जाती है, कोलैटरल सिक्योरिटीज, मगर डिबेंचर के केस में कोई कोलैटरल सिक्योरिटीज नहीं होती। डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, दोनों पे ही क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मगर बॉन्ड जो होती हैं डिस्काउंटेड भी हो सकती हैं, आपने सुना होगा जीरो कूपन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड का पर्पस डिफरेंट रहता है कई बार, ठीक है। तो दोनों पर ही क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा।
मगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड और डिबेंचर में, और दोनों ही क्या है, सिक्योरिटीज हैं। जब मैं कहूं कि शेयर मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज की सेल परचेज करते हैं तो इसका मतलब क्या आ गया, उसमें शेयर भी आ गया, उसमें डिबेंचर भी आ गए, उसमें बॉन्ड भी आ गए, उसमें डेरिवेटिव्स भी, सारी टर्म्स आ गई। सिक्योरिटीज कहा जाता है उसको, ठीक है, प्रतिभूतियां। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रतिभूतियों की सेल परचेज होती है। कोई डाउट है आपको अभी? No, sir. नो डाउट। तो आज का जो ये सेशन था इसमें लगभग चीजें हमने कवर की हैं, और कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे हमारे इंडिया के इंडेक्स बताए मैंने, इसी तरीके से जापान के हैं, ठीक है, जापान की जैसे स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, निकी है उसका, ठीक है, इंडेक्स। अमेरिका की हमने बात की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें नेस्डेक है, डाउ जोन्स है, उनके इंडेक्स। ब्राजील का बोवेस्पा है, ठीक है, तो वो इंडेक्स के नेम भी आपको याद करने रहेंगे, ठीक है, ओके। और Okay, sir. पुराने क्वेश्चन है दो तीन, जैसे मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हम जिसको हमारे देश में ब्रोकर कहते हैं, अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं हम अमेरिका में, और मर्चेंट बैंकर हम कहते हैं यूके में, यूके मतलब ब्रिटेन में, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिएगा। नंबर है मेरा 9873456635। थैंक यू। कॉन्टैक्ट में कमेंट वो करो, लाइक हो करो, गया काम? लाइक कर दो सर, लाइक क्या स्टॉप कर दो।